जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आज का विशेष त्यौहार दुर्गा पूजा की ढेरों सारे बधाइयाँ, यानी नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, कोशिका विभाजन में माइटोसिस को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। कोशिका विभाजन में माइटोसिस को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सम विभाजन, ऑप्शन बी इज अर्ध विभाजन, ऑप्शन सी इज गुणसूत्र विभाजन, और ऑप्शन डी जो है एपोप्टोसिस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, माइटोसिस। आइए देखते हैं दोस्तों, कोशिका विभाजन में माइटोसिस को और किस नाम से जाना जाता है। माइटोसिस में माता कोशिका और संतान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, इसलिए इसे सम विभाजन या इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है दोस्तों। सम विभाजन या इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है। इसके विपरीत यदि बात किया जाए मायोसिस की, तो मायोसिस जो होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी रिडक्शनल डिवीज़न कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी सम विभाजन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यानी इक्वेशनल डिवीजन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मनुष्य की देह कोशिकाओं में माइटोसिस विभाजन कहाँ पर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य की देह कोशिकाओं में माइटोसिस विभाजन कहाँ होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज केवल जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन बी केवल यकृत कोशिकाओं में, ऑप्शन सी सोमेटिक यानी देह कोशिकाओं में, ऑप्शन डी है केवल मांसपेशियों में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो माइटोसिस वह कोशिका विभाजन है, क्या चीज़ है, माइटोसिस जो है हमारा कोशिका विभाजन है जो देह की सभी सामान्य कोशिकाओं में होता है ना, सभी सामान्य कोशिकाओं में होता है। इसका उद्देश्य कोशिकाओं का वृद्धि, मरम्मत और मरने वाली कोशिकाओं की जगह लेना है, ठीक है। तो माइटोसिस केवल दैहिक यानी सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, जबकि मायोसिस केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन सी यानी सोमेटिक यानी देह कोशिकाओं में होता है दोस्तों। यानी मनुष्य की देह कोशिकाओं में माइटोसिस का विभाजन जो होता है वो सोमेटिक यानी देह कोशिकाओं में होता है, ठीक है। माइटोसिस केवल दैहिक यानी सोमेटिक कोशिकाओं में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन ऑप्शन सी यानी माइटोसिस का सही स्थान देह की कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मियोसिस किस प्रकार का विभाजन है। मियोसिस
किस प्रकार का विभाजन है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सम विभाजन, ऑप्शन बी इज अर्ध विभाजन, ऑप्शन सी इज असम विभाजन, ऑप्शन डी इज प्रति विभाजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन को क्या चीज़ होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मियोसिस एक ऐसा विभाजन है जिसमें माता कोशिका से 4 संतति यानी 4 संतान कोशिकाएं बनती है दोस्तों, और हर संतति कोशिका में माता कोशिका की तुलना में आधा गुणसूत्र संख्या होती है। उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए मनुष्य में, तो माता कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और मियोसिस के बाद प्रत्येक संतति कोशिकाओं में जो है 23 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इसे अर्ध विभाजन यानी रिडक्शनल डिवीज़न कहा जाता है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है मियोसिस जो है वो अर्ध विभाजन है, मियोसिस। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि यह गुणसूत्र संख्या को क्या कर देता है, आधा कर देता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी यानी अर्ध विभाजन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं मियोसिस कहाँ पर होता है। मियोसिस जो होता है, ये जो कोशिका का विभाजन होता है, ये कहाँ पर होता है दोस्तों, मियोसिस कहाँ पर होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज देह कोशिकाओं में, ऑप्शन बी जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन डी मांसपेशियों की कोशिकाओं में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि मायोसिस जो है कहाँ पर होता है इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा। तो मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, मियोसिस जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है, जिसे अंडाणु यानी एग और शुक्राणु यानी स्पर्म जैसे युग्मक यानी गैमिट्स बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस का जो महत्व है कि इससे गुणसूत्र संख्या जो है वो हैप्लॉइड यानी आधी हो जाती है, ताकि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय गुणसूत्र संख्या स्थिर बनी रहे। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी जनन कोशिकाओं में मियोसिस जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है दोस्तों, ठीक है। यदि अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो देह कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोसिस होता है, ताकि वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत हो सके। और यदि बात किया जाए ऑप्शन सी और डी, इन दोनों की बात किया जाए तो ये विभाजन नहीं करती है, यानी ये अस्थाई होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मियोसिस कहाँ होता है दोस्तों, जनन कोशिकाओं में। कहाँ, जनन कोशिकाओं में। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माइटोसिस की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। माइटोसिस जो प्रोसेस है उसकी प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। तो माइटोसिस की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इज मेटाफेज, ऑप्शन बी इज प्रोफेज, ऑप्शन सी इज एनाफेज, ऑप्शन डी इज टेलोफेज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि माइटोसिस की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। माइटोसिस की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं माइटोसिस की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोफेज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी माइटोसिस की प्रथम अवस्था को प्रोफेज अवस्था कहा जाता है दोस्तों। प्रोफेज 1 में गुणसूत्र सघन होकर दिखाई देने लगते हैं।
क्या होते हैं, प्रोफेज वन में जो है क्या होता है, गुणसूत्र सघन होकर दिखाई देने लगते हैं, स्पिंडल तंतु यानी स्पिंडल फाइबर बनते हैं और नाभिकीय झिल्ली धीरे धीरे क्या होने लगती है, टूटने लगती है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोफेज हो जाएगा दोस्तों। यदि इसी तरह अदर ऑप्शंस की बात करें तो ये जो है हमारा, यदि मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में सभी गुणसूत्र स्पिंडल तंतुओं की मदद से कोशिका के मध्य रेखा यानी इक्वेशनल प्लेन पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और एनाफेज की बात किया जाए तो एनाफेज जो होगा आपका सेंट्रोमियर से विभाजित होकर गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। यदि बात किया जाए टेलोफेज जो होता है, गुणसूत्र पुनः पतले होकर अदृश्य होने लगते हैं और नाभिक झिल्ली पुनः बनने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइटोसिस की जो प्रथम अवस्था है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोफेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए ये हमसे पूछ रहा है कि माइटोसिस में गुणसूत्र किस अवस्था में मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, माइटोसिस में गुणसूत्र किस अवस्था में मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोफेज, ऑप्शन बी इज मेटाफेज, ऑप्शन सी इज एनाफेज, ऑप्शन डी इज टेलोफेज अवस्था। किस अवस्था पर मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए देखते हैं। मेटाफेज सभी गुणसूत्र स्पिंडल तंतुओं की मदद से कोशिका के मध्य रेखा यानी इक्वेशनल प्लेन पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ओके, तो माइटोसिस जो है गुणसूत्र में जो है मेटाफेज यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, माइटोसिस में गुणसूत्र जो है मेटाफेज अवस्था में मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यदि अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्रोफेज जो होता है दोस्तों, प्रोफेज में गुणसूत्र सबसे सघन पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि और सघन होकर स्पष्ट दिखने लगते हैं और स्पिंडल तंतु बनने शुरू होते हैं। यदि एनाफेज की बात करें दोस्तों, एनाफेज की बात करें तो सेंट्रोमियर विभाजित होकर गुणसूत्र विपरीत दिशाओं की ओर खींचने लगते हैं। और यदि टेलोफेज की बात किया जाए तो गुणसूत्र पुनः पतले होकर अदृश्य होने लगते हैं और नाभिक झिल्ली पुनः बनने लगती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी मेटाफेज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेटाफेज क्या होता है, सभी गुणसूत्र स्पिंडल तंतुओं की मदद से कोशिका के मध्य रेखा यानी इक्वेशनल प्लेन पर व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। ऑप्शन ए इज प्रोफेज 1, ऑप्शन बी इज मेटाफेज 1, ऑप्शन सी इज एनाफेज 1, ऑप्शन डी टेलोफेज 1। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रोफेज 1 यानी ऑप्शन ए मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों, ये प्रोफेज
वन में होता है। ठीक है, तो प्रोफेज वन यानी इसी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है जब समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं और उनके बीच आनुवांशिक खंडों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि बात किया जाए दूसरे ऑप्शंस की बात किया जाए तो मेटाफेज जो होता है गुणसूत्र इक्वेटर पर सजते हैं। ठीक है, और एनाफेज की बात किया जाए तो समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ठीक है, और टेलोफेज की बात किया जाए तो नाभिक झिल्ली पुनः बनने लगती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए यानी प्रोफेज वन इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों एक नए और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, माइटोसिस विभाजन का जैविक महत्व है। ठीक है, माइटोसिस विभाजन का जैविक महत्व है। ऑप्शन ए इज जनन कोशिकाओं का निर्माण, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत, ऑप्शन सी आनुवांशिक विविधता का निर्माण, ऑप्शन डी केवल प्रोटीन संश्लेषण। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। तो माइटोसिस विभाजन का जैविक महत्व क्या है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। आनुवांशिक यहाँ पर जो है शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतक की भरपाई यानी मरम्मत जो है, यही माइटोसिस का महत्व है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस का जैविक महत्व जो है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत। यदि बात किया जाए ऑप्शन वन की तो ऑप्शन वन जो होता है जनन कोशिकाओं का निर्माण जो है, यह काम मियोसिस का काम है। ठीक है, किसका है दोस्तों? मियोसिस का है। और ऑप्शन सी जो है ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन सी की बात किया जाए आनुवांशिक विविधता का जो निर्माण, यह मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर द्वारा होता है दोस्तों। और ऑप्शन डी की बात किया जाए तो केवल प्रोटीन संश्लेषण, यह राइबोसोम का काम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा माइटोसिस का विभाजन का जैविक महत्व जो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं दोस्तों। और ये हमसे क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। किस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज माइटोसिस, ऑप्शन बी इज मियोसिस, ऑप्शन सी इज बाइनरी फिजन, ऑप्शन डी इज प्लाज्मोलाइसिस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मियोसिस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी किस विभाजन में, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा मियोसिस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, माइटोसिस की बात करें तो इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के बराबर रहती है। ठीक है, और यदि ये हो गया माइटोसिस। यदि बाइनरी फिजन की बात किया जाए तो इसमें भी संख्या वही रहती है, केवल समान प्रकृति बनती है दोस्तों। यदि
प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो यह कोशिका का जलहास यानी श्रिंकेज है, विभाजन से संबंधित नहीं है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी यानी मियोसिस हो जाएगा। यानी मियोसिस एक विभाजन है जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं? चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी मियोसिस। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, माइटोसिस की अंतिम अवस्था कौन सी है? माइटोसिस की जो अंतिम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए इज प्रोफेज, ऑप्शन बी इज मेटाफेज, ऑप्शन सी इज एनाफेज, ऑप्शन डी इज टेलोफेज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, माइटोसिस की अंतिम अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? टेलोफेज होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन माइटोसिस की अंतिम अवस्था जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी टेलोफेज है। ओके, चलिए यदि बात किया जाए इसका संक्षेप चरण, तो पहला चरण इसका जो होता है प्रोफेज, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम सघन होते हैं। सेकेंड जो होता है मेटाफेज, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम इक्वेटर पर सजते हैं। उसके बाद एनाफेज की बात किया जाए तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर ध्रुवों की तरफ जाते हैं। यदि टेलोफेज की बात किया जाए तो क्रोमोसोम फिर से डीकैड्स होकर क्रोमेटिन बनाते हैं दोस्तों, और न्यूक्लियर एनवेलप पुनः बन जाती है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर यानी सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी माइटोसिस की अंतिम अवस्था जो है वो टेलोफेज है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी टेलोफेज हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं, मियोसिस कितने लगातार विभाजनों से होकर गुजरता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, मियोसिस कितने लगातार विभाजनों से होकर गुजरता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 3, ऑप्शन डी इज़ 4। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो मियोसिस कितने लगातार विभाजनों से होकर गुजरता है? तो आइए देखते हैं, मियोसिस जो है 2 लगातार विभाजनों से होकर गुजरता है दोस्तों, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो मियोसिस कितने लगातार विभाजनों से होकर गुजरता है? 2 विभाजन, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 2। तो आइए देखते हैं, मियोसिस 1 जो है ये पहला विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है अलग होते हैं और क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद मियोसिस 2 की बात किया जाए तो दूसरा विभाजन ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टर्स क्रोमाटिड्स जो होती हैं ये अलग हो जाती हैं, लेकिन क्रोमोसोम संख्या वही रहती हैं। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए, तो ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, माइटोसिस के परिणाम स्वरूप कितनी
पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? क्वेश्चन वंस अगेन, माइटोसिस के परिणाम स्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 8। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। माइटोसिस एक सामान्य कोशिका विभाजन है यानी सेल डिवीजन है, जिसमें माता कोशिका यानी मदर सेल की जो समानता पूरी तरह क्या होती है, बनी रहती है। ओके, और दूसरा जो है हमारा एक डिप्लॉयड यानी 2n माता कोशिका से 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड पुत्री कोशिका बनती है दोस्तों। ओके, और प्रत्येक पुत्री कोशिका माता कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या और संरचना रखती हैं। तो परिणाम स्वरूप माइटोसिस से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो माइटोसिस के परिणाम स्वरूप जो है 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे स्क्रीन पर छा चुका है दोस्तों। मियोसिस के परिणाम स्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? मियोसिस पहले पूछा था हमको कि माइटोसिस के परिणाम स्वरूप, अब मियोसिस के परिणाम स्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 8। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका सटीक उत्तर या सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मियोसिस की प्रक्रिया, मियोसिस यह विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। ओके, एक माता को कोशिका यानी डिप्लॉयड से 2 अर्ध संख्या यानी हैप्लॉयड कोशिका बनाती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया मियोसिस 1 का। मियोसिस 2 की बात किया जाए तो यह विभाजन बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। प्रत्येक अर्धसंख्यक कोशिकाओं में 2 विभाजित होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। तो कुल परिणाम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 यानी मियोसिस 1 में 2 हैप्लॉयड कोशिकाएं और मियोसिस 2 में 2 × 2 = 4 हैप्लॉयड कोशिकाएं, अर्थात एक माता कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मियोसिस के परिणाम स्वरूप जो है वो 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों किस अवस्था से शुरू होते हैं? ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों किस अवस्था से शुरू होते हैं? ऑप्शन ए इज इंटरफेज, ऑप्शन बी इज प्रोफेज, ऑप्शन सी इज मेटाफेज, ऑप्शन डी इज एनाफेज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों जो है किस अवस्था से शुरू होते हैं? आइए देखते हैं। तो प्रोफेज यानी प्रोफेज जो है यह वह चरण है जिसमें वास्तविक रूप से माइटोसिस या मियोसिस जो होता है शुरू होती है। इसमें क्रोमोसोम सघन होकर दिखाई देते हैं, नाभिक झिल्ली टूटने लगती है और सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोफेज से स्टार्ट होते हैं दोस्तों।
प्रोफेज अवस्था से स्टार्ट होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों जो है वो प्रोफेज अवस्था से शुरू होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी प्रोफेज। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं और ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि मनुष्य में मियोसिस के बाद प्रत्येक शुक्राणु में कितने गुणसूत्र रहते हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मनुष्य में मियोसिस के बाद प्रत्येक शुक्राणु में कितने गुणसूत्र रहते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 23, ऑप्शन बी इज़ 46, ऑप्शन सी इज़ 22, ऑप्शन डी इज़ 44। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मियोसिस यानी यौन प्रजनन के लिए विशेष कोशिकाओं जैसे गोनेड्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देती है। पुरुष में मियोसिस के बाद शुक्राणु यानी स्पर्म कोशिकाओं में आधे गुणसूत्र होंगे, यानी 46/2 यानी 23। ओके, 46/2 यानी 23 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है, जोड़ीदार गुणसूत्र अलग होते हैं, कोशिका क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। 23 गुणसूत्र, हर गुणसूत्र आधी, 2 क्रोमेटिड्स वाला। मियोसिस 2 में जो है क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, प्रत्येक शुक्राणु 23 एक क्रोमोसोम रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य के प्रत्येक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, माइटोसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है। माइटोसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है। ओके, ऑप्शन ए इज साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी इज कैरिकियोकाइनेसिस, ऑप्शन सी इज प्रोफेज, ऑप्शन डी इज स्प्लिंटिंग। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में आपका करेक्ट उत्तर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो माइटोसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है क्या कहलाता है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो यह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और कोशिकाओं अंगों का विभाजन है दोस्तों। क्या, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो माइटोसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और यह क्या करता है, यह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और कोशिका अंगों का विभाजन है। माइटोसिस पूरी होने के बाद साइटोकाइनेसिस से 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ओके, चलिए यदि बात किया जाए अदर ऑप्शंस की, तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है, यह कैरियोकाइनेसिस यह नाभिक न्यूक्लियस का विभाजन होता है, ठीक है। यदि बात किया जाए प्रोफेज की, तो प्रोफेज माइटोसिस का पहला चरण है, इसमें गुणसूत्र संघनित होते हैं। स्प्लिंटिंग की यदि बात किया जाए तो यह शब्द कोशिका विभाजन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन माइटोसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन ए यानी साइटोकाइनेसिस कहलाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं
और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं, मियोसिस किस प्रकार की प्रजनन में आवश्यक है। मियोसिस किस प्रकार की प्रजनन में आवश्यक है, यानी रिप्रोडक्शन में आवश्यक है। ऑप्शन ए इज अलैंगिक जनन, ऑप्शन बी इज लैंगिक जनन, ऑप्शन सी इज वनस्पति प्रजनन, ऑप्शन डी इज कलम द्वारा प्रजनन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ओके, तो मियोसिस किस प्रकार की प्रजनन में आवश्यक है आपको बताना है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। लैंगिक प्रजनन के लिए हैप्लॉइड्स गैमीट्स यानी एन की आवश्यकता होती है। जब ये गैमीट्स निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान आपस में मिलते हैं तब डिप्लॉयड यानी 2n युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। इस प्रकार मियोसिस के बिना लैंगिक प्रजनन संभव नहीं है। बाकी सब क्या है, गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है लैंगिक प्रजनन। मियोसिस जो है वो लैंगिक प्रजनन में आवश्यक है दोस्तों। यदि अलैंगिक प्रजनन की बात किया जाए तो इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, यदि वनस्पति प्रजनन की बात किया जाए तो यह अलैंगिक प्रजनन है, मियोसिस नहीं होता है। यदि कलम द्वारा प्रजनन की बात किया जाए तो यह भी कृत्रिम अलैंगिक जनन है, माइटोसिस नहीं होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, मायोसिस जो है किस प्रकार की प्रजनन में आवश्यक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी लैंगिक प्रजनन में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यानी लैंगिक प्रजनन। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। आइए, तो माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इज राइबोसोम के द्वारा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी स्पिंडल तंतु के द्वारा यानी स्पिंडल फाइबर के द्वारा, या ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आइए, तो माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन स्पिंडल फाइबर यानी स्पिंडल तंतुओं के द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन जो होता है वो स्पिंडल तंतुओं के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो राइबोसोम जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो ये ऊर्जा एटीपी बनाता है, यानी इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी इसका कार्य क्या होता है, गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है प्रोटीन और लिपिड्स का पैकेजिंग व श्रवण करना होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यानी स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल तंतु जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन जो हो जाएगा वो स्पिंडल तंतुओं के द्वारा नियंत्रण होगा दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, मियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। मियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। ऑप्शन ए इज नए अंगों का निर्माण, ऑप्शन बी आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन सी प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन डी डीएनए संश्लेषण। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि
इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण महत्व कौन सा अंग हो जाएगा, तो देखते हैं। ओके, तो यदि बात किया जाए मियोसिस 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर गुणसूत्रों को का स्वतंत्र वर्गीकरण यानी इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होता है। इन प्रक्रियाओं में प्रत्येक संतान कोशिका में अलग अलग आनुवांशिक संयोजन बनते हैं। यही कारण है कि संतान माता पिता से अलग होती है, यानी इसे ही जेनेटिक वेरिएशन कहा जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा आनुवांशिक विविधता हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो मियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण महत्व जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आनुवांशिक विविधता। यदि दूसरे ऑप्शंस की बात किया जाए कि नए अंगों का निर्माण, यह माइटोसिस से जुड़ा है दोस्तों। यदि प्रोटीन का निर्माण की बात किया जाए तो यह राइबोसोम से जुड़ा है। और डीएनए संश्लेषण यह एस फेज यानी इंटरफेज में होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण महत्व जो है हमारा आनुवांशिक विविधता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा विभाजन जीवाणुओं में पाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कौन सा विभाजन जीवाणुओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज माइटोसिस, ऑप्शन बी इज मियोसिस, ऑप्शन सी इज द्विखंडी विभाजन या बाइनरी फिजन, ऑप्शन सी इज कलिका जनन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कौन सा विभाजन जीवाणुओं में पाया जाता है। तो जीवाणुओं में द्विखंडी विभाजन यानी बाइनरी फिजन मुख्य विभाजन की विधि है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, यानी जीवाणुओं में पाए जाने वाला जो विभाजन होता है बाइनरी फिजन यानी द्विखंडी विभाजन होता है दोस्तों। ओके, तो जीवाणु अपनी कोशिका को 2 बराबर पुत्री कोशिकाओं में क्या करते हैं, बांटते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सरल और तीव्र गति से बहुत तेजी से होता है। इसका जो चरण होगा आपका डीएनए प्रतिकरण यानी रिप्लिकेशन, उसके बाद कोशिका झिल्ली का अंदर की ओर बढ़ना कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद कोशिका का 2 भागों में विभाजित होना। परिणाम स्वरूप जो है हमें रिजल्ट जो आएगा 2 एक जैसे यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल जीवाणु बनते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बाइनरी फिजन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं या पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज 22, ऑप्शन बी इज 23, ऑप्शन सी इज 44, ऑप्शन डी इज 46। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइए, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, प्रत्येक सामान्य शरीर की कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 23 जोड़े जो होते हैं ये पेयर्स में व्यवस्थित होते हैं, है ना।
23 जोड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, 22 जोड़े जो होते हैं यानी 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोजोम्स कहा जाता है, यानी सामान्य गुणसूत्र होते हैं ये। ठीक है, और एक जोड़ा जो होता है, 2 गुणसूत्र जो होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम है ना, यानी लैंगिक गुणसूत्र जो ये डिसाइड करता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, इसका डिसाइड करता है एक जोड़ा XY क्रोमोसोम जो होता है। पुरुष में जो पाया जाता है वो XY होता है दोस्तों, पुरुष में। ठीक है, यानी मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में हमारा क्या हो जाएगा, XX क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके, उसके बाद गैमीट्स, शुक्राणु और अंडाणु जो होता है, प्रजनन कोशिकाओं में गैमीट्स में केवल 23 गुणसूत्र होती हैं, यानी आधी संख्या होती है। जब शुक्राणु 23 और अंडाणु 23 मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र यानी 23 + 23 बन जाते हैं, है ना। शरीर की कोशिका यानी सोमेटिक यानी डिप्लॉयड 2n = 46 हो जाता है। ठीक है, यानी प्रजनन कोशिका जो गैमीट हो जाएगा वो हैप्लॉयड यानी दुगुना का आधा, 46 का आधा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, मियोसिस की एनाफेज 1 में कौन सी घटना घटित होती है। ओके, मियोसिस की एनाफेज 1 में कौन सी घटना होती है। ऑप्शन ए इज सेंट्रोमियर का विभाजन, ऑप्शन बी समजात गुणसूत्रों का अलग होना, ऑप्शन सी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन डी स्पिंडल फाइबर का निर्माण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मियोसिस की एनाफेज 1 में कौन सी घटना होती है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो समजात गुणसूत्रों का अलग होना यानी ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, समजात गुणसूत्रों का अलग होना, यही एनाफेज 1 की मुख्य घटना है। इसमें क्या होता है, बाइवेलेंट यानी टेट्राड में मौजूद समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस पेयर अलग होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यही सही उत्तर है दोस्तों। ओके, यदि मियोसिस 1 को सामान्यता जो हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड साथ रहते हैं परंतु होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि मियोसिस 1 के बाद बनने वाली कोशिकाएं हैप्लॉयड हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि माइटोसिस में किस अवस्था में नाभिकीय झिल्ली पुनः बनती है। ओके, माइटोसिस में किस अवस्था में नाभिकीय झिल्ली पुनः बनती है। ऑप्शन ए इज प्रोफेज, ऑप्शन बी इज मेटाफेज, ऑप्शन सी इज एनाफेज, ऑप्शन डी इज टेलोफेज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो माइटोसिस में किस अवस्था में नाभिकीय झिल्ली पुनः बनती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जब क्रोमोसोम
जो है ध्रुव तक पहुंच जाते हैं तो नाभिकीय झिल्ली पुनः बनने लगती है दोस्तों। क्रोमोसोम फिर से लंबे और पतले होकर क्रोमेटिन रूप में बदल जाते हैं। यह अवस्था माइटोसिस का अंतिम चरण है। इसलिए नाभिकीय झिल्ली का पुनः निर्माण टेलोफेज अवस्था में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यानी माइटोसिस में टेलोफेज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, टेलोफेज। ओके, टेलोफेज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइए क्वेश्चन नंबर 24, किस विभाजन में संतति कोशिका माता कोशिका के समान होती है? क्वेश्चन नंबर 24, किस विभाजन में संतति कोशिका माता कोशिका के समान होती है? ऑप्शन ए इज माइटोसिस, ऑप्शन बी इज मियोसिस, ऑप्शन सी इज क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन डी इज क्लोनिंग। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। ओके, तो किस विभाजन में संतति कोशिका माता कोशिका के समान होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24। तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पर देखते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, इसमें माता कोशिका यानी पेरेंट सेल से बनने वाली संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल संख्या और गुणसूत्र संरचना दोनों में माता कोशिका के समान यानी बराबर होती हैं। यदि माता कोशिका डिप्लॉयड यानी 2n है तो संतति कोशिकाएं भी डिप्लॉयड यानी 2n ही रहेंगी। यानी कहने का मतलब है उनमें यदि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है माता में तो उनके जो डॉटर सेल होंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगी। यही कारण है कि माइटोसिस को इक्वेशनल यानी समानुपाती विभाजन भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि, मरम्मत यानी रिपेयर और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ए यानी माइटोसिस सही उत्तर हो जाएगा। ओके, यानी माइटोसिस जो है विभाजन में संतति कोशिकाओं यानी माता कोशिका के समान होती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी माइटोसिस। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि मियोसिस 2 जो है किस विभाजन से मिलता जुलता है दोस्तों? मियोसिस 2 किस विभाजन से मिलता जुलता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज माइटोसिस, ऑप्शन बी इज एनाफेज, ऑप्शन सी इज टेलोफेज, ऑप्शन डी इज इंटरफेज। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों कि मियोसिस 2 किस विभाजन से मिलता जुलता है। तो आइए देखते हैं। मियोसिस 2 का स्वरूप माइटोसिस से मिलता जुलता है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, तो मियोसिस 2 का स्वरूप माइटोसिस से मिलता जुलता है। कारण यह है कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है हो जाते हैं यानी बहन क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। ठीक वैसे ही माइटोसिस में होता है। और जब बात किया जाए मियोसिस 2 के चरण यानी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 या टेलोफेज 2 उसी क्रम में और प्रक्रिया से गुजरते हैं जैसे माइटोसिस के चरणों में। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी माइटोसिस हो जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पर मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस विभाजन से मिलता जुलता है दोस्तों। ओके, तो
इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी माइटोसिस हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार सभी को। जय हिंद, जय भारत।